शीतल अपने कमरे में बैठ के सोच रही है। काश मेरी बुआ भी सलोनी की बुआ जैसी होती तो मुझे भी सुकून की जिंदगी मिलता। कम से कम इस तरह घिसना पिटना तो नहीं पड़ता। अरे ओ लाड साहिबा, तुम सुबह सुबह कमरे में बैठ के क्या कर रही हो? अरे दिन का सूरज निकल आया, तुमने अब तक एक रोटी भी नहीं बनाई। जल्दी से रसोई घर में जाकर रोटी बना। बुआ जी, अभी रोटी बना के लाती हूँ। शीतल रसोई में रोटी बनाने चली जाती है। अरे कामिनी, भोजन तैयार है? जल्दी से मेरे लिए भोजन लाओ, मुझे दुकान पे जाने में देर हो रही है। अजी लाड साहिबा, अब जाके रोटी पकाने गई है? सुबह से कमरे में महारानी बन के बैठी थी। इस कलमुही से तो मैं परेशान हो गया हूँ। अरे तुम इसको घर में रखी ही क्यों हो भाई? इसे धक्के मार के भगा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हैं? आप भी एकदम मूर्ख के मूर्ख ही रह गए। अरे ये सारी जायदाद 10 बीघा जमीन इसके रोगी बाप ने इसके नाम ही कर दिया था। अगर हम इसको घर से बाहर निकालते हैं तो हमारे हाथ से सारा जायदाद निकल जाएगा। अरे हाँ भाग्यवान, मुझे अब याद आया। अच्छा, चिंता मत करो भाग्यवान, मैं एक गरीब घर का लड़का देखकर इस लड़की को ठिकाने लगा ही देता हूँ। कामिनी रसोई घर में चली जाती है। वहां पे शीतल रोटियां बना चुकी थी। करमजली, तुझसे एक भी काम ढंग से नहीं होता है। अरे तुम्हारे फूफा कब से रोटी के ताक में बैठे हैं, तुम हो कि रोटी बना के रसोई घर में ही बैठी हो। इसे परोसने तेरी दी हुई माँ आएगी क्या? माफ करना बुआ जी, दरअसल मेरा मन कहीं खो गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा, तेरा ध्यान खो गया था? चल, आज पूरा दिन तुझे भोजन नहीं मिलेगा, फिर तेरा ध्यान खोना बंद हो जाएगा। कल मुँह ही कही कि हमेशा नया नया बहाना बनाती रहती है। कामिनी सारा रोटी लेकर वहां से चली जाती है। माँ, तुम ऊपर से देख रही हो ना तुम्हारी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। मैं कल मंगलवार की व्रत थी, जिसके कारण पूरा दिन भोजन नहीं की। आज बुआ जी भोजन नहीं देगी। मेरा तबीयत कमजोर होते जा रहा है। थोड़ी देर बाद शीतल, ये सारे कपड़े उठा और कुएं पे ले जाकर साफ कर। ध्यान रहे, एक भी दाग नहीं छूटना चाहिए, वरना मैं शाम को भी तुम्हारा भोजन बंद कर दूंगी, समझी कि नहीं? ठीक है बुआ जी, एक भी दाग नहीं रहेगा। शीतल अपना रुयांसी चेहरा लेकर कुएं पे कपड़ा धोने चल पड़ती है। कुएं पे पहुंच वो कपड़ा धोने लगती है। शीतल को एकाएक चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होने लगती है। संयोग से वहां पे उसकी सहेली सलोनी आ जाती है। अरे शीतल, तुझे क्या हुआ बहन? तेरी आंखें क्यों बंद हो रही है? सलोनी शीतल के मुंह पे पानी डालती है, जिससे उसे पुनः होश आ जाता है। शीतल, तेरा बदन बुखार से जल रहा है बहन। तूने अपना ये क्या हाल बना लिया है? बुखार में कपड़े धोने की क्या जरूरत बहन? तू मेरे साथ घर चल, पहले मैं तुझे बुखार का दवा खिला दूं। सलोनी शीतल को अपने साथ लेकर घर चली आती है। बहन, पहले तू भोजन कर ले, लगता है सुबह से तू भोजन भी नहीं की है। सलोनी बड़े ही प्यार से अपनी सहेली को भोजन कराती है। बहन, अब बता, क्या बात है? आखिर तेरे इस हाल का कारण क्या है? बहन, तुम तो मुझे बचपन से जानती हो। मेरी बुआ मेरे साथ कैसा सलूक करती हैं, ये बात भी तुमसे छिपा नहीं है। अब बताने को क्या बाकी है? हाँ बहन, ये बात तो मुझे पहले से ही पता है, पर बुआ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वो जिस दौलत का घमंड कर तुम्हें नौकरानी समझने की भूल कर रही है, वो सारा धन दौलत तुम्हारा ही है।
बहन, मुझे धन दौलत से क्या लेना देना। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि बुआ जी मुझे अपनी बेटी की तरह प्रेम करे। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहन, मैं तेरी बात अच्छे से समझ रही हूँ, पर उनके मन को कोई नहीं बदल सकता। वो अपने आप को ही महारानी समझती है, अपने बात के आगे किसी की बात नहीं सुनती, वरना मैं ही उसे अच्छे से समझा देती। छोड़ो बहन ये सब बातें। मुझे अब जल्दी से कपड़े धुलकर घर भी जाना है, नहीं तो बुआ जी मेरी क्लास लगा देंगी। बहन, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चल मैं ही सारा कपड़ा धुल देती। सलोनी कुएं पे पहुंचकर शीतल का सारा कपड़ा धुलने लगती है। ये अभागिन लड़की सुबह से कपड़ा धोने गई है और अब तक वापस नहीं आई। जरूर किसी के साथ गप्पे लड़ा रही होगी। मैं अभी चल के देखती हूँ। कामिनी अभी अपने घर के बाहर ही निकली थी कि उसके सामने रतन खड़ा मिलता है। अरे मेरे लाल, मेरा बच्चा रतन बेटा, तू बिना खबर के ही चला आया। रतन कामिनी बुआ की सहेली का लड़का था। वो उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। कारण था कि कामिनी बुआ का कोई बेटा नहीं था, तो वो रतन को ही अपना बेटा मानती थी। अरे मौसी मौसी मौसी, मैं तुम्हें चौंकाने के लिए चला आया। वैसे मौसी, मेरे आने से तुम्हें कैसा लग रहा है? खुश तो हो ना तुम? अरे मेरे लाल, ये भी पूछने वाली बात है। तेरे आने से मेरा दिन ही बन गया। ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। बेटा, तू इतना दिन से कहाँ रह रहा था? तुझे ढूंढने के लिए मैंने न जाने कितने उपाय लगाए, पर तेरा कुछ भी पता नहीं चला। मौसी, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुमसे ही छिपकर नगर में धन कमाने चला गया था। तू एक नंबर का छलिया है। अरे यहाँ मेरा सांस अटका हुआ था कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। मौसी, अगर मैं तुम्हें बता के जाता तो तुम मुझे 1 महीने भी ढंग से नहीं रहने देती। मेरा धन कमाने का सपना पानी में चला जाता। चल मौसी, ये सब बात छोड़, अब चल घर के अंदर चल। देख मैं तेरे लिए मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। एक से एक उपहार लेकर आया हूँ मौसी तेरे लिए। चल के पहले देख ले। दूसरी तरफ सलोनी सारा कपड़ा धुल चुकी थी। सलोनी बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे 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 बहन, तू कैसी बात कर रही है? मैं तेरी बहन से भी बढ़ के हूँ। फिर एहसान जैसी कोई बात ही नहीं है बहन। अब तुम घर जाओ और आराम करो। शीतल धुले हुए कपड़े लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। कुछ ही देर में वो अपने घर पधार जाती है। रतन और कामिनी उस वक्त बैठकी में ही बैठे हुए थे। अरे ओ दुष्ट लड़की, तू सुबह से कपड़ा धुलने गई थी और अब दोपहर में वापस आ रही है। कहाँ मर गई थी इतना देर तक? वो बुआ जी, मैं कपड़ा ही धुल रही थी। दरअसल मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसके कारण कपड़ा धुलने में ज्यादा समय लग गया। अभागिन, कहीं की खाना खाते समय तो 2 थाली लपेट देती है, फिर भी तेरा तबीयत खराब हो रहा है। अरे आज से तेरा भोजन भी कटेगा। अब से तू सीमित मात्रा में भोजन करेगी। नहीं बुआ जी, आप मेरे भोजन में कटौती मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। अरे चल निकल, बड़ा आई हाथ जोड़ने वाली। जा छत पे जाकर ये सारा कपड़ा सूखने को डाल दे। शीतल वहां से चली जाती है। मौसी, मेरे याददाश्त के अनुसार ये लड़की शीतल है। मुझे अच्छे से याद नहीं है। क्या है कि बचपन में ही उसे देखा था ना।
सही पकड़े हो मेरे लाल, ये लड़की शीतल ही है। मौसी, आप इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही हो? ये तो कामता मामा की बेटी है ना। अरे बेटा मत पूछ। अब वो मेरा मुंह बोला भाई कामता जब आखिरी सांसें ले रहा था तो अपना सारा जमीन जायदाद इस दुष्ट लड़की के नाम कर दिया। तब से लेकर अब तक हम इस दुष्ट को सताते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये घर छोड़ के भाग जाए, पर यह है कि हमारा सारा जुल्म सह के इसी घर में पड़ी रहती है। मौसी, हो सकता है उसे अपने धन की लालच हो, इसी कारण से छोड़ के नहीं जाना चाहती है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बेटा तुम कोई तरकीब लगाओ ना, ये मुंहफट से हमारा पीछा छूटे। अब तुम कहती हो तो ठीक है मौसी, मैं कोई उपाय लगा के इस लड़की को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा समय दो मुझे। उधर शीतल ये सारी बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। हे भगवान, अब इस घर में रहना भी खतरा हो गया। मुझे नहीं पता था कि धन के लालच में बुआ जी इतना गिर जाएंगी। अरे शीतल, ओ शीतल, चलो यहाँ जल्दी आना तो। शीतल दौड़ के वहां आती है। जी फूफा जी, बताइए क्या बात है। फूफा की बच्ची, मैंने तुम्हें सुबह कहा था कि नाश्ते में पराठे बांध देना, लेकिन तुमने रोटी बांध के भेज दिया। दुष्ट लड़की, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? हैं? वो फूफा जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल बुआ जी ने मुझे मना किया है, तेल का कम इस्तेमाल करना है। इसी कारण से मैंने पराठे नहीं बनाए। तभी वहां पे बुआ जी आ जाती हैं। अरे राम राम राम, ये झूठ की गठरी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला है। बुआ जी, अभी 2 दिन पहले आपने ही कहा था कि तेल का इस्तेमाल मत करना। हाँ, मैंने कहा था, पर यह बात तेरे इस्तेमाल के लिए था। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि अपने फूफा के लिए इस्तेमाल मत करना। भाग्यवान, इस लड़की का मन अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तुम इसका कुछ उपाय करो भाई, वरना ये हमारे सर पे चढ़ के नाचने लगेगी। शाम के समय शीतल अपने कमरे में बैठी सोच रही है। दुनिया में सच ही कहा गया है, जिसके माता पिता नहीं है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आज अगर मेरे माँ बापू होते तो बुआ जी और फूफा जी का मजाल नहीं होता कि मेरे तरफ आंख उठा के भी देख ले। पर मेरा किस्मत ही खराब है। भगवान ने मुझसे किस जन्म का बदला लिया कि बचपन में ही मेरे माँ बापू को छीन लिया। तभी वहां पे कामिनी और रतन आ जाते हैं। ओहो, मौसी ये देखो, महारानी बिस्तर पे आराम फरमा रही हैं। मौसी, मुझे लगता है इतना ठाट तो तुमने भी नहीं किया होगा, हैं? क्यों? अरे ओ शीतली, तेरी इतनी मजाल की तू बिस्तर पे सो रही है। चल जल्दी यहाँ से उठ के बरामदे में जाकर सो जा। यहाँ मेरा रतन सोएगा। समझी कि नहीं समझी? बुआ जी, इस कमरे में मैं रोज सोती हूँ। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप मुझे इस कमरे से बाहर कर रही हैं? दुष्ट, तू मुझसे जबान लड़ा रही है। तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से चली आई? अपना मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कामिनी बुआ को गुस्सा होते देख शीतल वहां से चुपचाप चली गई। अरे वाह मौसी वाह, मैंने तुम्हें जैसा सिखाया था तुमने बिल्कुल वैसा ही नाटक किया। अब आप देखना, इस लड़की का अक्ल जल्दी ठिकाने आ जाएगा और ये सारा संपत्ति हमें देकर चली जाएगी। शीतल बरामदे में जाकर जमीन पर लेट गई। चूंकि वहां पे कोई बिस्तर नहीं लगा था,
हाय हाय, ये गर्मी कितना बढ़ गया है। इस गर्मी में मुझे जमीन पे सोना पड़ रहा है। भगवान भी कितना निर्दयी है, उसे मेरे ऊपर हो रही अत्याचार दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब मैं यहाँ कैसे सो पाऊंगी? शीतल काफी देर तक यही सब सोचती रही। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गया। अगले दिन शीतल काफी देर तक सोई रहती है। अरे नाशपिटी, तू आज फिर देर तक सोई रह गई। आज तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। चल जल्दी से उठ और खाना बनाने में लग जा। शीतल तुरंत कामिनी बुआ का पांव पकड़ लेती है। बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, जिसके कारण मैं देर से सोई रह गई। बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी चमड़ी मत उधेड़िए। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। चल अब और ड्रामा मत कर। आज तो मैं तुझे छोड़ देती हूँ, पर एक बात हमेशा याद रखना, आगे से अगर लेट तक सोई रही तो मैं तुम्हारा खैर नहीं छोड़ूंगी। चल अब यहाँ से भाग और रसोई में खाना बना। शीतल बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। समय का पहिया चला और सुबह से दोपहर हो गया। दोपहर में शीतल पानी लेने कुएं पे गई थी। शीतल बहन, तेरा तबीयत कैसा है? मैंने जो दवा तुम्हें दिया था, क्या वो कारगर साबित हुआ? हाँ बहन, तुम्हारा दवा बहुत ही कारगर साबित हुआ। अब मेरा बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। चल बहन, भला जो ठीक हुआ, अब मेरी बात ध्यान से सुन। परसों मेरा विवाह है। तुम्हें मैं अभी न्योता दे रही हूँ। तुम सुबह ही मेरे घर आ जाना। खाना पीना सब मेरे घर ही रहेगा। बहन, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी कि मेरी सहेली का विवाह वाला दिन आए, पर लगता है मैं तुम्हारे विवाह में नहीं आ पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आओगी? तुम्हें बुआ जी डर सता रहा है ना कि वो तुम्हें नहीं आने देगी। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं आज शाम को तुम्हारे घर आऊंगी और बुआ जी से इजाजत ले लूंगी। देखना, वो तुम्हें आने से मना नहीं करेगी। सलोनी की बात सुन के शीतल मन ही मन बहुत खुश हुई। ठीक है बहन, मैं शाम के समय तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम जरूर से जरूर आना। शीतल पानी लेकर वापस अपने घर की तरफ चली गई। शाम के समय सलोनी बुआ जी से मिलने पधार गई। अरे बेटी सलोनी, तुम बेटी आज बड़े दिन बाद आई हो। कहो बेटी, सब कुशल मंगल है ना? बुआ जी, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। बुआ जी, मैं आपसे आदेश लेने आई हूँ। बताओ बेटी, कैसा आदेश? बुआ जी, जैसे कि आपको पता है, परसों रोज मेरा विवाह होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि अपने विवाह में शीतल को विदाई तक अपने साथ रखूं। अगर आप इजाजत दे देती हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। जरूर इस करमकली ने इसको समझाया होगा। सब इसी शीतल का चाल है। इसको घूमने का बड़ा ही शौक चढ़ता जा रहा है। अरे बेटी, तुम्हें तो पता ही है, मैं अब बूढ़ी होते जा रही हूँ। घर का सारा काम शीतल ही संभालती है। बेटी, अगर वो सुबह से ही तुम्हारे घर चली जाती है तो हमारे घर का राशन पानी ही बंद हो जाएगा। बुआ जी, सिर्फ एक दिन की ही बात है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप एक दिन का इजाजत दे दीजिए। चलो ठीक है बेटी, जब तुम इतना जिरह कर ही रही हो तो एक दिन के लिए इजाजत है। बुआ जी से इजाजत मिलने की बात सुनकर शीतल के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे समय का चक्र चला और शादी का दिन आ गया। सलोनी का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। बहन, तू अपने ससुराल जाकर हमें भूल मत जाना। अरे नहीं रे पगली, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। मैं 2-3 माह बाद तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। तुम नाहक ही चिंता कर रही हो। शीतल वापस अपने घर चली आई। अरे करमकली, मैंने तुझे शादी में जाने का इजाजत क्या दे दिया? तुम अपने आप को रानी समझने लगी। सुबह से घर में अन्न का दना नहीं बना है। चल जल्दी से सबके लिए भोजन बना।
सलोनी बिना कुछ बोले रसोई में खाना बनाने चली गई। इसी प्रकार समय का चक्र चलता गया और लगभग 6 माह का समय गुजर गया। एक दिन रतन अपने साथ एक आदमी को लेकर आया। अरे बेटा रतन, तुम कहाँ चले गए थे? आज 2 माह से मैं परेशान थी। तुम हो कि कोई खोज खबर ही नहीं ले रहे हो। अरे मौसी मौसी मौसी, तुम इतना गुस्सा काहे कर लेती हो? अरे कभी तो शांति से बात कर लो। कैसे गुस्सा न करूं? तुम जब देखो अचानक से गायब हो जाते हो। मैं यहाँ घर में परेशान हो जाती हूँ। मौसी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जरूर कुछ न कुछ ऐसा उपाय करूँगा कि वह लड़की घर छोड़ के जाने पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन मैं अपने काम में सफल नहीं रहा। तो देखो, मैंने दूसरा तरकीब लगा के अपने साथ किसको लेकर आया है। ये ठगनंद लाल महाराज हैं। ये तुम्हारी वो लाडली शीतल है ना, उसको ठिकाने लगा देंगे। हाँ, ठिकाने लगा देंगे मतलब? मैं समझी नहीं बेटा। मौसी, ये लड़की खरीद कर उसका विवाह करा देते हैं, यानी कि लड़की को बेच देते हैं। जो आदमी लड़की को खरीदता है वह उसके साथ विवाह करके अपना घर गृहस्थी संभालता है। इनको पैसा मिल जाता है और लड़की को अपना पति मिल जाता है और पति को अपनी पत्नी मिल जाती है। सबको फायदा फायदा ही फायदा है। अरे वाह बेटा, तुम बिल्कुल सही आदमी पकड़ के लाए हो। इस तरह तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूटने से बच जाएगी। मौसी, तुम मुझे क्या समझ रही थी कि कंचा खेल के आया हूँ? अरे मैंने अपना जवानी ही इन सब चीज़ों में गंवार दिया है। मौसी, हम आज रात में ही शीतल का सारा ज़मीन अपने नाम कर लेंगे। मैंने सारा कागजात बनवा लिया है, बस अब उसके अंगूठे का निशान बाकी है और ये काम अब आप ही कर सकती हो। हाँ बेटा, ये तो चुटकियों का काम है। मैं आज रात में ही उसके अंगूठे का निशान ले लूंगी। इधर शीतल अपने कमरे में बैठकर उन सभी की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। हे भगवान, ये लोग इतना गिर गए हैं, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। थोड़े से धन के लालच में मुझे बिचौलिए के हाथ बेचना चाहते हैं। शीतल मौका देख घर से निकल गई और सीधा रास्ता पकड़ के भागने लगी। भगवान, मेरी मदद करना। इतनी रात के अंधेरे में मुझे सही रास्ता समझ नहीं आ रहा है। आप बस मुझे सही रास्ता दिखा देना। शीतल अपने गांव से काफी दूर जा चुकी थी। रास्ते में एक स्थान पे उसे एक लड़का मिल गया। अरे, ये इतनी रात में ये कैसी लड़की है और कहाँ जा रही है? कोई चुड़ैल तो नहीं है कि कोई इसका पीछा कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हे लड़की, तुम कौन हो और इतनी रात में कहाँ जा रही हो? क्या अंधेरे से तुम्हें डर नहीं लगता है? डर तो बहुत लगता है, परंतु जब बात जान पे बन जाती है तो इंसान शेर से भी लड़ जाता है। ये मामूली सी रात क्या चीज है? हाँ, ये बात तो सही है लड़की। वैसे बात क्या है, तुम मुझे बताओ। तुम इतना डर डर के क्यों बोल रही हो? कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है क्या? या फिर तुम रास्ता भटक गई हो? आखिर क्या माजरा है? मुझे विस्तार पूर्वक समझाओ तो। अब डरने की कोई बात नहीं है, बोलो। शीतल उस लड़के से सारी बात बता देती है। हे भगवान, लड़की, आपके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। बताइए, ऐसा कौन करता है भाई? आपकी सगी बुआ हो के उनका विचार ऐसा? राम 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 राम, छी, शर्म आ रहा है मुझे उनके ऊपर। वैसे अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए।
यहीं पास में ही मेरा घर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आइए, चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप एक पुरुष हो और पुरुष के साथ रात में रहना, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। अच्छा, अब समझा कि आपको सब परेशानी क्या है। आप तनिक भी चिंता न करें। मेरे घर में मैं अकेले नहीं रहता हूँ। मेरी माँ समान भाभी और पिता समान बड़ा भाई रहता है। मेरा भरा पूरा परिवार है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ निर्भीक होकर चलिए और आज रात को मेरे घर ही ठहर जाइए। आपके लिए उचित होगा देवी जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। शीतल उस लड़की के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी ही देर में वो लड़का शीतल को लेकर अपने घर के अंदर पधार जाता है। शीतल वहां जाने के बाद एकदम से हैरान रह गई। दरअसल उस घर में उसकी सहेली सलोनी थी। अरे शीतल बहन, तुम इतनी रात को तुम कहाँ से आ रही हो? और ये मेरे देवर बबुआ तुम्हारे साथ कैसे? सलोनी का देवर अपनी भाभी को एक एक कर सारी बात बता देता है। हे भगवान, बुआ जी इतना नीचे गिर सकती है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। बहन, इसमें बुआ जी का कोई दोष नहीं है। अरे किस्मत तो मेरा खराब है। मैं ही अभागन बन के इस धरती पे जन्म ली हूँ। मेरे जन्म के कुछ ही समय के बाद मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। बचपन से लेकर अब तक मैंने कभी ये नहीं जाना कि खुशी क्या होता है। बहन, सब मेरी किस्मत का दोष है। ऐसा कुछ नहीं है, तू बिना वजह के अपने ऊपर दोषारोपण कर रही हो। चल, अब ये सब बात छोड़ के कमरे में आराम कर ले। हम सुबह में अब इस विषय में बात करेंगे। सलोनी शीतल को अपने कमरे में लेकर चली गई। दूसरी तरफ कामिनी और रतन बहुत खुश थे कि आज उनको सारा संपत्ति मिल जाएगा। मौसी जी, अब आप किसका इंतजार कर रही हैं? अब क्या विनोद पंडित जी आएंगे और मुहूर्त निकालेंगे? अरे जल्दी जाइए और अंगूठा लगवा के आइए। मेरे अंदर का सब्र टूटते जा रहा है। अरे बेटा रतन, तुम इतना परेशान काहे होते हो? अरे तनिक देर ठहर जाने से वो और गहरी नींद में सो जाएगी, तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। कामिनी बुआ शीतल के कमरे में दाखिल होती हैं। वहां जाने के बाद उनकी पांव तली जमीन खिसक गया। शीतल का कमरा खाली था, उसके अंदर कोई भी नहीं था। बेटा रतन, ओ बेटा रतन, बेटा जरा यहाँ कमरे में आना तो। रतन तुरंत कमरे के अंदर आता है। अंदर का नजारा देखकर उसके भी पांव तले जमीन खिसक गया। मौसी, शीतल कहाँ है? कमरा तो खाली है। बेटा मुझे लगता है हमारे योजना के विषय में उसको पता चल रहा है। वो मौका देखकर भाग गई। जल्दी से उसे ढूंढने निकलो। वो अभी यही कहीं आसपास में ही होगी। कामिनी और रतन रात के अंधेरे में ही शीतल को ढूंढने चल पड़े। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया और रात से सुबह का समय हो गया। अजी, मुझे लगता है रवि का शादी शीतल से करा देना चाहिए। इन दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे रवि की उम्र ही क्या है? अभी तो उसका उम्र खेलने खाने की है। नहीं नहीं, हम उसका विवाह नहीं करा सकते। हाँ। देखिए जी, आपको शायद पता नहीं है, आपके छोटे भाई साहब अब बड़े हो गए हैं। माना कि उनकी हरकतें बच्चों जैसी है, पर उनकी उम्र शादी की हो गई है। भाग्यवान, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम रवि से ही पूछ लो। अगर वह शादी को राजी होता है तो मुझे भला क्या आपत्ति है? मेरे लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तुम दोनों सहेली मिलजुल कर एक साथ रहोगी।
हमारे घर में कोई भी कलेश नहीं होगा और न भविष्य में कोई बंटवारा होगा। तुम्हें जो उचित लगता है करो, मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। सलोनी अपने कमरे से निकल बरामदे में चली गई। बरामदे में शीतल और रवि पहले से ही बैठे हुए थे। रवि और शीतल, मैं आप दोनों से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप दोनों को शादी कर लेना चाहिए। इसमें आप दोनों की क्या राय है? भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? शादी? अरे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं शीतल को न जानता हूँ, न पहले मुलाकात है। ये कैसी लड़की है कैसी नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। नहीं भाभी, मैं अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। नो 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 नो, नेवर। रवि, ये अनजान लड़की कहाँ से लग रही है शीतल? मेरे बचपन की सहेली है। तुम ये समझ लो कि ये मेरी बहन से भी बढ़ के है। भाभी, मुझे घुमा फिरा के बात करने नहीं आता है। मुझे जो उचित लगा मैंने अपना निर्णय आपको बता दिया। बाकी घर में तो रहना है आपको। आप कैसे संभालेंगी घर को, आप खुद निर्णय कर लीजिए। बाकी मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको लगता है कि शीतल से मुझे विवाह कर लेना चाहिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनसे शादी कर लूँगा। रवि की बात सुन के सलोनी और शीतल दोनों के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अगले दिन शीतल और रवि का विवाह बड़े ही धूमधाम से करा दिया जाता है। शाम को शीतल अपने कमरे में पलंग पे ना बैठकर जमीन पे ही बैठ जाती है। तभी वहां सलोनी आ जाती है। अरे शीतल, तू ये क्या कर रही है? अरे ये तेरा ही कमरा है और तू जमीन पे बैठ रही है। चल जल्दी से उठ और पलंग पे चली जा। बहन, तुझे तो पता ही है, मेरी बुआ जी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है कि एक कदम चलने पे भी डर लगता है कि कहीं कोई डांट ना सुना दे। बहन, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम अब बिल्कुल ही सुरक्षित हो। बाकी हम बुआ जी का भी फील्डिंग जल्द ही सेट करेंगे। कल हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। हमारे साथ नगर का कोतवाल भी चलेगा। अरे नहीं नहीं सलोनी, कोतवाल से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तुम इस मामले में उसको मत लाओ। अरे पगली, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कोतवाल कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारे जीजा जी का एक दोस्त है। वो तुम्हारे बुआ बुआ फूफा और उनके पालतू कुत्ते को सब सिखा देगा। दूसरी तरफ कामिनी और रतन थक हार कर घर आ गए थे। मौसी जी, हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे वह लड़की कहीं जाए, उससे हमें क्या लेना देना। हमें तो धन से मतलब था। हमारा मकसद सफल रहा और बिना कोई मशक्कत के ही हमें धन मिल गया। हाँ। बेटा, हमें उसकी चिंता कहाँ है? हमें तो इस बात की चिंता है कि वो कल को वापस लौट के ना चली आए। मौसी जी, उसका आप टेंशन न लो तो अच्छा रहेगा। अरे वह जंगल के रास्ते ही गई होगी। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई जंगली जानवर उसको अपना भोजन बना के भगवान के पास भेज दिया ही होगा। हमारा रास्ता एकदम साफ है, साफ। अब आप पूरा पकवान बनाइए। आज हमारे लिए खुशी का दिन है, बहुत मजा आ जाएगा। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया और लगभग 6 दिन का समय गुजर गया। शीतल और सलोनी अपने साथ कोतवाल को लेकर एकाएक कामिनी बुआ के घर पधार जाती हैं। रतन और कामिनी बुआ उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। कामिनी बुआ नाटक बनाते हुए बोली, अरे मेरी बेटी, तू कहाँ चली गई थी? बेटी, 2 दिन से तुझे देखने के लिए मेरी ये दोनों आंखें तरस गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत अपने घर आ गई। बुआ जी, अब आपका नाटक खत्म हुआ। अब ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं। आपके किए पाप कर्म का सजा अब आपको मिलने ही वाला है। सलोनी ने एक ही इशारा पे
कामिनी बुआ, रतन और फूफा को कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल उन्हें लेकर जेल में डालने चला गया। शीतल के जीवन में उसकी सहेली ने 4 चांद लगा दिया था। वो दोनों बहनों की तरह रहने लगी। साथियों, कमेंट में बताइए, क्या शीतल ने कामिनी बुआ को कोतवाल के हवाले करके सही किया या फिर उन्हें माफ कर देना चाहिए था? इस विषय पे अपना राय जरूर दीजिएगा।